नहीं, ऐसा आप देखेंगे, जो आपने पहला सवाल किया कि हमारे पड़ोस के मुल्क, आपने देखा श्रीलंका में बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है, वहाँ भी वैसा ही हुआ कि वो गए पार्लियामेंट में, वो गए प्रेसिडेंट के मकान पर, वहाँ उन्होंने उसकी सारी चीज़ें जो थी वो खा ली, वो दिखाया आपने, हमने भी सबने देखा उसको टीवी। लेकिन उसके कारण कोई बहुत बड़ा फर्क भारत पर पड़ा, हिंदुस्तान पर पड़ा, ऐसा नहीं है। श्रीलंका भी हमारे पड़ोस में, नेपाल में थोड़ा बहुत हुआ है, उस पर भी कोई असर पड़ा भारत को, ऐसा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, वहाँ महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये जो इंटरनल उनकी प्रॉब्लम है, इससे कोई जम्मू कश्मीर पर या हिंदुस्तान पर कोई असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। भारत हमेशा हर एक की मदद करता है, आपने देखा होगा श्रीलंका में उन्होंने कैसे मदद की है। लेकिन पड़ोसी देश जो हमारा है वो कहे कि हमको भारत मदद करे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा प्रधानमंत्री कोई कसर छोड़ेगा। और प्रधानमंत्री हमेशा भी जब पाकिस्तान में कोई आपदा आती है तो वो अपने आप को आगे रखते हैं और अपने आप को आगे रखकर मदद पेश करते हैं। लेकिन वहाँ जो इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ जो व्यापार में इंस्टेबिलिटी है, इस पर कोई हिंदुस्तान में असर पड़ेगा मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन ये जो तीन आपने प्रमुखतः तीन जो देशों ने बाइकआउट किया, वो नहीं आए, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना सोचने का नज़रिया है। लेकिन हम तो यही समझते थे और यही मानते थे कि वो इसमें शामिल होते तो अच्छा होता। लेकिन आगे जो और समिट्स होने वाले हैं, अभी उत्तराखंड में होने वाला है, हम आशा करेंगे कि ये सारे मुल्क जो है, ये जो सारे कंट्रीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने से और आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। कौल जी, जिस तरह से सीएस ने ये कहा कि अब जितने भी डेलीवेटर जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत में लगे हैं, उनको अब मुस्तकिल नहीं किया जाएगा, यानी कि परमिट नहीं किया जाएगा। जबकि बीजेपी ने पास में कहीं एक ऐसे स्टेटमेंट दिए कि जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं उनको जो है परमिट किया जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? नंबर एक। नंबर दो, जो भी आपने कहा कि 3 मुल्कों ने भी बाइकआउट किया है, तो उस पर क्या फॉरेन पॉलिसी पर असर पड़ सकता है? नहीं, ये जो डेली वेजर्स वाला विषय है, देखिए डेली वेजर्स वाले विषय पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी आगे सोच रही है, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि मिनिमम वेजेस, ठीक है मिनिमम वेजेस कम रखे गए हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस 9,000 रुपये मिनिमम, जो अनस्किल्ड था उसको 9,000 कुछ रुपये उसको मिले, जो सेमी स्किल्ड था उसको कुछ और ज़्यादा मिला है, और जो स्किल्ड था उसको और ज़्यादा मिला। यानी आज कोई भी डेली वेजर, ठीक है ये जो कुछ डेली वेजर रजिस्टर पर गए एडमिट ही नहीं थे, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हुए थे। अब हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हुए लोग भी अपने आप को डेली वेजर मानते थे। लेकिन जो डेली वेजर था, यहाँ भी आप देखेंगे, मैं चर्च लेन में रहता हूँ, वहाँ एस्टेट मुलाजिम है, हमारे यहाँ भी 2-3 एस्टेट मुलाजिम काम करने के लिए आते हैं। मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा जी हमको 4,000 कुछ मिलता, 6,000 कुछ मिलता था, अब हमको 9,000 मिलता है। तो वो एक चीज़ हमारी सरकार ने की है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने की कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड इनको किया है। हमारी ये मांग है कि भाई इससे ये बहुत कम है, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेजेस पर लाइए। लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो ढेर सारे मुलाजिम हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई एचडीएफ में है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में है, कोई कहता है कि मैं किसी स्कीम के तहत लगा था, स्कीम ख़त्म हो गई तो नेचुरली वो ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। और इन मुलाजिमों के साथ रैबरी खेल है, रैबरी जंगलात है, एनवाईसी वाले हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे प्रकार के मुलाजिम हैं। सरकार को एक लीनियंट पॉलिसी लेकर इनका जो जेन्युइन लोग इनमें से है उनका कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। मैं चीफ सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के साथ
अपने आप को जोड़ना नहीं चाहूँगा। उनका अपना सोच है, वो बड़े आदमी हैं, हमारे स्टेट चलाते हैं, उन्होंने किस अंदाज में इस बात को कहा है, लेकिन हम बार बार इसी उम्मीद के साथ कि जो हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान लोग हैं, उनको हम विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। अन्याय अशोक जी, फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन 3 मुल्कों से। सर, लोगों का ये मानना है ये जितना भी डेवलपमेंटल वर्क हुआ इसके बाद कोई पूछेगा नहीं इन सड़कों को, ऐसे ही वीरान पड़ी रहेंगी तो क्या कहीं जाएगी। ऐसा नहीं होता। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के समय में 9 सालों में, अभी हम 9 साल के प्रोग्राम भी आगे ले जाने वाले हैं, उसके लिए भी आपको न्योता देंगे हम, उसके लिए भी हम अलग से सर G20 की इतनी लेकिन जो आपने बात बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी आप कमज़ोर नहीं पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी आप ढीला नहीं पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नितिन गडकरी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अब आपको वो नहीं दिखेगा कि आज सड़क ठीक हो गई फिर इसके बाद इसको कोई पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं। G20 की सवाल है, G20 की सर, G20 तारीख को 28 तारीख को पार्लियामेंट की जो न्यू बिल्डिंग है उसकी इनॉग्रेशन, लेकिन 19 जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने बाइकआउट किया है। क्या इंडिकेशन समझते हैं आपके 2024? अरे भाई साहब, हमने तो कहा है उनको भाई तुम अपना एक कैंडिडेट बताना, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। वो 19 पार्टियां ये नहीं तय कर पा रही है कि हमारा अखिलेश है, कि हमारा मुलायम सिंह है, कि हमारी ममता जी है, कि हमारा चंद्रबाबू नायडू है कि कौन है, ये वो नहीं तय कर रहे। नीतीश है कि कौन है, ये वो नहीं तय कर पा रही है। ये अपोजिशन तो केवल अपोजिशन के लिए खड़ी है। आज देखेंगे इतना बड़ा 28 तारीख को इतना बड़ा देश का गर्व का है भाई, कौन है ये, क्या है ये पार्लियामेंट हाउस, किसने बनाया था? ये अंग्रेजों ने बनाया। क्या हम नहीं बना सकते हैं? क्या हमारे में इतनी कुव्वत नहीं है क्या? मुझे याद है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी और सरदार पटेल साहब गए थे गांधी जी के पास, गांधी जी को कहा कि हम कानून बनाना चाहते हैं। गांधी ने कहा कि कौन बनाएगा कानून? तो उन्होंने किसी जर्मनी के किसी बड़े आदमी का नाम लिया, वो कानून बनाया। तो गांधी जी ने कहा कि भाई आपको हिंदुस्तान का कोई नहीं मिला है जो कानून बना सकता। और गांधी जी ने उनको कहा कि आप जाइए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कहिए कि वो आपका कानून बनाए। ऐसी हालत है। भारत का एक गर्व का दिन है कि भारत अपना पार्लियामेंट हाउस बना रहा है, इतना बड़ा पार्लियामेंट हाउस बना रहा है। और ये पार्लियामेंट हाउस के बनाने की शुरुआत या इसके कागजात या इसकी घोषणाएं तो कांग्रेस सरकार ने की है। अब बनाया है और बनाने के बाद वो इसका बाइकआउट कर रहे हैं। ये बाइकआउट केवल अपोजिशन दिखाने के लिए है। सर बाइकआउट इसलिए नहीं है कि पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, बाइकआउट इस पर है कि पीएम मोदी साहब इनॉग्रेट कर रहे हैं, जबकि प्रेसिडेंट को ये इनॉग्रेशन करनी चाहिए। सवाल नंबर 1। दूसरा, इतना G20 बड़ा जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होनी, व्हाई नॉट इलेक्शंस? ऐसा नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहा है और प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर रहा है, दिस डज नॉट मैटर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो इसको एक बाज़ाब्ता, जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री होता है, वो कर रहा है तो फर्क कोई नहीं पड़ता है इससे कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं। दूसरा जो है इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे, इलेक्शन की प्रोसेस पूरी हुई है और इलेक्शन कभी भी आप सुनेंगे, आपको शाम को सोएंगे सुबह उठेंगे और पता लगेगा कि कल अगले महीने हमारे यहाँ इलेक्शन है। इलेक्शन ज़रूर होंगे, इलेक्शन प्रोसेस को कोई नहीं रोक सकता है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।